जम्मू कश्मीर के त्राल में एक आतंकी के मारे जाने की खबर। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने रात से ही आतंकियों को घेरा हुआ है। अंधेरा होने की वजह से रात में ऑपरेशन रोका गया था। सुबह होते ही सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए भारत ने चीन को जिम्मेदार बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत पहले ही ये साफ कर चुका है। भारत चीन सीमा पर जो तनाव है वो 15 जून को गलवान की हिंसक झड़प की वजह से हुआ है। चीन एक तरफा कार्रवाई करके वास्तविक नियंत्रण रेखा में बदलाव करना चाहता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर हैरानी जताई कि देश में भगवान गणेश की मूर्ति भी चीन से आती है। सीतारमण ने कहा कि विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन से कच्चे माल के आयात में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हैरानी तब होती है जब भगवान गणेश की मूर्ति भी चीन से आयात की जाती है। वित्त मंत्री ने सवाल किया और कहा कि क्या मिट्टी की मूर्ति भी चीन से मंगवाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने एलएसी के पास आधारभूत ढांचे का निर्माण तेज करने का फैसला किया है। लद्दाख में 54 नए मोबाइल टावर लगाने का काम शुरू हो गया है। लेह में 17, जंस्कार में 11, कारगिल में 19 और नुब्रा में 7 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। एलएसी के पास डेमचौक में भी मोबाइल टावर लगाया जाएगा। भारत में पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में सेना की 3 डिवीजन पहुंच चुकी हैं। इन 3 डिवीजन में 45,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की तैनाती है। इससे पहले चीन ने एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर भारतीय सेना की मजबूत स्थिति से चीन को अक्सई चिन पर अवैध कब्जा छिन जाने का डर है। चीन का विरोध बढ़ता जा रहा है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य सरकार ने चीन के साथ लंबित 2 ठेके रद्द कर दिए। आने वाले समय में स्वदेशी कंपनी को ठेका देने में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये बात जनता दरबार में जनसुनवाई के दौरान कही। मथुरा वृंदावन के होटल मालिकों ने ऐलान किया है कि चीन के लोगों को कमरा किराए पर नहीं देंगे। इससे पहले दिल्ली के होटल कारोबारियों ने इसी तरह का फैसला किया था। भारत चीन सीमा पर झड़प के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में चीन का विरोध हो रहा है। चीन में बने सामान का भी बहिष्कार किया जा रहा है। बिहार में आंधी तूफान और आसमान से बिजली गिरने से 92 लोगों की मौत हो गई। राज्य के 23 जिलों में बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ। 13 लोगों की मौत गोपालगंज में हुई। बिजली गिरने से मधुबनी और नवादा जिले में भी 8 लोगों की मौत हो गई। यूपी में बिजली गिरने से अलग अलग घटनाओं में 24 लोगों की मौत हो गई। देवरिया जिले में तेज बारिश और आंधी की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग आसमान से गिरी बिजली का शिकार हुए। वहीं प्रयागराज में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर है। राज्य सरकार ने पीड़ितों की हर मुमकिन मदद की बात कही। बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने से लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों का निधन हो गया, जो दुखद समाचार है। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। बिहार सरकार ने मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। राज्य में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश की आशंका है। आज राज्य के 10 जिले रेड जोन में हैं, वहीं 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। राजस्थान के पाली में रेलवे स्टेशन के पास बने अंडरब्रिज में 4 से 5 फीट पानी भर गया है। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दिनों में यहां पानी भर जाता है और पूरा क्षेत्र 2 हिस्सों में बंट जाता है। इलाके के लोग रेलवे और नगर परिषद के बीच मुश्किल झेलने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। यूपी में 1 करोड़ 25 लाख रोजगार देकर योगी सरकार रखेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कई मंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के कुछ लाभार्थियों से बात भी करेंगे और इसे लेकर सिद्धार्थनगर जिले में के कोडरा गांव में तैयारियों का जो आकलन है वो किया जा रहा है। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए लोग सामान्य सुविधा केंद्रों के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक ये देश का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम होगा। 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा सुनवाई होगी। केंद्र सरकार कोर्ट में 3 मुद्दों पर जानकारी देगा। पहली ये कि रिजल्ट कब आएगा, नया सेशन कब शुरू होगा। दूसरा ये कि इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा और तीसरी बात यह है कि राज्यों के बोर्ड एग्जाम का क्या होगा। चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि चीन ने उसे चंदा क्यों दिया। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 2005-6 में चीन के दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए का दान दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी है।
राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी 1962 में, 1967 या 2005 में जीने की बजाय आज में जिए। चीन विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आंख मूंद कर सिर्फ विपक्ष पर हमला कर रही है, सेना का मनोबल तोड़ रही है। रूस भारत को 2 से 3 महीने में कई अहम रक्षा उपकरण की डिलीवरी कर सकता है। रूस की पुतिन सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार से जैसे ही संबंधित रक्षा उपकरणों की लिस्ट मिलेगी, वैसे ही रूस उनकी जल्द डिलीवरी देने की कोशिश करेगा। रूस के रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत ने लड़ाकू विमानों की खेप जल्द देने की मांग नहीं की है। रूस अपनी ओर से ही पहल कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश की संसद में आतंकी संगठन अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को शहीद बता दिया। इमरान खान ने दावा किया कि आतंकवाद से लड़ाई में पाकिस्तान ने 10 साल तक दुनिया का गुस्सा झेला है और अमेरिका की लड़ाई के लिए 70,000 लोग मारे जा चुके हैं। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच रेलवे बोर्ड ने फैसला किया कि 12 अगस्त तक नियमित रेलगाड़ियां बहाल नहीं होंगी। अगर किसी की 12 अगस्त तक नियमित ट्रेन में बुकिंग है तो उसे पूरा पैसा वापस मिलेगा। देश में अभी करीब 230 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, इन्हें स्पेशल श्रेणी में रखा जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में रखे पत्थरों की सफाई का काम तेज हो गया है। दिल्ली की एक कंपनी को कार्यशाला में रखे पत्थरों की सफाई का कार्य सौंपा गया। ये काम 15 विशेषज्ञों की देखरेख में हो रहा है। अभी तक मंदिर निर्माण के लिए तारीख की घोषणा नहीं हुई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.